तरह टिमटिमाने वाले हमारे सभी बच्चों को स्वागत है अपनी चैनल दीप दृष्टि पाठशाला में। आज जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक नहीं कर सकते हैं, चैप्टर है ना। तो उस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का सबसे जो इम्पॉर्टेंट्स कह सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, यानी 10th बोर्ड के लिए, वो भी 10th बोर्ड में अगर देखा जाए तो झारखंड बोर्ड के लिए, है ना। झारखंड बोर्ड में ये जो चैप्टर है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे चैप्टर का नाम क्या है तो जीव जनन कैसे करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? जीव जनन कैसे करते हैं। अब आप लोग को याद कीजिएगा कि जब हम पढ़ाए थे कौन सा चैप्टर, जैव प्रक्रम पढ़ाए थे ना। जैव प्रक्रम में हम लोग बात क्या किए थे कि एक जीव है उसके अंदर कौन कौन सी जैव प्रक्रम हो सकती है, जिसमें हम लोग पोषण पढ़े थे, है ना। जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे? पोषण पढ़े थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो परिसंचरण हम लोग पढ़े थे, है ना। परिसंचरण पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? उत्सर्जन पढ़े थे। इस तरह करके जो है सारे चीज़ पढ़े थे, ठीक है। लेकिन ये भी जो जनन है ना, ये देखा जाए तो जनन भी जो है एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। क्या है? एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। लेकिन हम लोग का उस चैप्टर में इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया था क्योंकि जितने भी वहाँ पे जैव प्रक्रम थे, चाहे वो पोषण से संबंधित हो, चाहे वो परिसंचरण से संबंधित हो, चाहे वो उत्सर्जन से संबंधित हो, ये अगर किसी भी जीव के अंदर नहीं होता है जैव प्रक्रम तो वह जीव जो है वो डेथ कर जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जनन एक ऐसा जैव प्रक्रम है जिसका अगर नहीं हो किसी जीव के अंदर तो वो व्यक्ति जो है, यानी जीव जो है वो जिंदा रह सकता है, यानी उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, है ना। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जीव जनन कैसे करते हैं। क्लास कौन सा है? 10th है। झारखंड बोर्ड परीक्षा कब के लिए? ये 2025 में जो फरवरी में होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से देख कर और अपना नोट्स बनाइएगा, ठीक है। बिना नोट्स का आप ये है सब्जेक्टिव क्लास को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक एक करके आप नोट्स बनाने का कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग सबसे पहले जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो क्या है कि चैप्टर का नाम ही है कि जनन कैसे करता है जीव। तो यहाँ पे जब चैप्टर का ही नाम है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा कि जनन एक जीव कैसे करता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि हम मान लेते हैं कि कोई हाथी है। क्या है? कोई हाथी है, ठीक है। और उस हाथी के साथ जो है एक बच्चा है। क्या है? एक बच्चा है। अब यहाँ पे सोचिए कि ये जो बच्चा हाथी का आया ये किस प्रक्रिया के तहत आया। तो यहाँ पे जवाब मिलेगा कि ये जो हाथी का बच्चा आया है वो एक जनन प्रक्रिया है, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया है? जनन प्रक्रिया है। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर जनन कोई जीव नहीं करेगा तो क्या होगा। तो स्वाभाविक सी चीज़ है, अगर आप खुद सोचिए कि एक हाथी जो है एक बच्चे को अगर नहीं जन्म देता है तो हम तो हाथी को देखे हैं, चलो ये सही है। लेकिन हमारे आने वाले जो बच्चे कल होंगे उनको अगर हम बताएंगे कि हाथी नाम का एक जीव था, या तो कहीं वो बुक में पढ़ेंगे कि हाथी था, तो वो हमसे ज़रूर क्वेश्चन करने आएंगे कि मम्मा हाथी कैसा था, मेरे को चलो दिखाओ। लेकिन जब वहाँ पे हाथी रहेगा ही नहीं धरती पर तो हम क्या चीज़ दिखाने जाएंगे उसको? सिर्फ हम बुक का उसको डायग्राम दिखा सकते हैं। तो ये क्या है कि कोई भी जीव जनन इसलिए करता है ताकि अपनी जो उसकी प्रजाति है उसको निरंतर जो है वो पृथ्वी पर वो बनाए रखता है, यानी वो अपना अस्तित्व जो है उसको क्या कर रहा है? वो बना कर रखता है। अगर नहीं अस्तित्व को बना के रखता है तो उसकी नाम निशान जो है वो पृथ्वी से क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। तो हम लोग जो है ये चीज़ एक समझे
कि कोई भी जीव जो है जनन इसलिए करता है ताकि उसकी पृथ्वी पर जो है अपनी प्रजाति का अस्तित्व जो है वो बना रहे, है ना, वो अस्तित्व जो है वो मिटे नहीं। जैसे डायनासोर का आप लोग नाम सुने होंगे बहुत पहले, ठीक है, अभी जो है सिर्फ आप इमेज उसका देखते हैं। क्यों? क्योंकि डायनासोर जो है वो रिप्रोडक्शन किया ही नहीं, वो जनन प्रक्रिया किया ही नहीं, जिसके कारण उसकी प्रजाति जो है जब डेथ हो गई तो फिर धरती पर दिख ही नहीं रहा है ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मनुष्य का लीजिए, अगर मनुष्य जो है रिप्रोडक्शन यानी जनन की प्रक्रिया नहीं करता है तो कल रह के जो है मनुष्य के नाम निशान जो है वो धरती से मिट जाएगा। तो यही कारण है कि कोई भी जीव जो है वो जनन करता है। अब जनन है क्या? तो कहता है कि जीव के द्वारा अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होता है वो जनन कहलाता है। मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब ये है कि जीव जो है अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करेगा, उसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये जो है ये मनुष्य है ना, ये क्या है, ये मनुष्य है। अब ये जो मनुष्य है ना, ये क्या करेगा कि अपने ही जैसा अगर संतान को उत्पन्न किया है तो ये क्या प्रक्रिया कहला गई, ये जनन कहला गई, ठीक है। ये क्या है, ये मनुष्य है और मनुष्य जो है अपने ही जैसा संतान को उत्पन्न किया। क्या किया? अपने ही जैसा संतान को उत्पन्न कर दिया। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, है ना। उसी तरह अगर हम लोग एग्जाम्पल ले कि एक मान लेते हैं कि घोड़ा है, ठीक है, ये अपने ही जैसा घोड़ा उत्पन्न करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो जनन कहलाएगा, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें कुत्ता बिल्ली की, कुत्ता बिल्ली जो है अपने जैसे ही अगर कुत्ता बिल्ली को उत्पन्न करता है यानी संतान उत्पन्न करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो जनन कहलाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि जीव की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ी। जीव जो है अपना पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ी। अब यहाँ बात आता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है जनन के प्रकार। जनन के प्रकार क्या है, ठीक है। तो जनन के मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? जनन के आपके दो प्रकार हैं। एक प्रकार जो है वो है आपका अलैंगिक जनन। समझना, धीरे धीरे हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समझ में आना चाहिए। अगर समझ में ही नहीं आएगा तो फिर पढ़ाना ही बेकार है। तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे अच्छे से पढ़ने का कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि पहली जनन प्रक्रिया जो है वो है अलैंगिक जनन और दूसरी जनन की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है लैंगिक जनन, ठीक है। यानी जनन जो है वो दो प्रकार की ही होती है। यहाँ तक जो है ये क्लियर है। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो जनन का अलैंगिक जनन किसको कहेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा कि अलैंगिक जनन जो होता है वो जनन की वह विधि होती है जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेकर अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे ये वाला जनन की जो विधि है वो स्पंज में होता है, हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, ये सब में आपको देखने को मिलेगा, है ना। किसमें किसमें देखने को मिलेगा आपको अलैंगिक जनन? तो स्पंज में मिलेगा, हाइड्रा में मिलेगा, ईस्ट में मिलेगा, है ना। अब हम लोग चलिए इस चीज को समझते हैं, आखिर हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ के निकल गए परिभाषा में। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई जो है ना ये हाइड्रा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा में कोई भी एक पेरेंट्स है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पेरेंट्स दो होते हैं, माता और पिता। यहाँ पे कोई भी एक जो है ना जनक है। जनक मतलब हो गया जो जन्म देगा, है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। अब यही सिर्फ जो है रिप्रोडक्शन में यानी जनन में भाग लेगा और अपने ही जैसा जो है हाइड्रा को ये क्या कर दिया, उत्पन्न कर दिया, ठीक है। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। यानी इस जनन की प्रक्रिया में आनुवंशिक पदार्थ का जो है ना कोई यहाँ पे महत्व नहीं है कि पेरेंट्स का दोनों का होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि अलैंगिक जनन में जो भी बच्चा यानी संतान उत्पन्न होगा
वो एकदम सेम एक जैसा देखने को मिलेगा। मतलब जैसे जनन जनक भाग है, उसी तरह मातृ कोशिका जैसे यानी मातृ कोशिका जैसे है उसी तरह संतान दिखेगा। जनक भाग को मातृ कोशिका भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वही कहता है यहाँ जो संतान उत्पन्न होगा जैसा मातृ भाग रहेगा, ठीक है, उसी तरह जो है क्या होगा, उसी तरह संतान होगा। जाहिर सी बात है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं। चेंजिंग कहाँ से होगा, जब माता पिता आधा गुण माता का आता, मान लीजिए आधा गुण पिता का आता, तभी तो वहाँ पे कुछ माता का गुण मिलता, कुछ पिता का गुण मिलता संतान में। यहाँ एक ही है, इसीलिए एक ही जैसा देखने को मिलता है। अब यही है लैंगिक जनन में, यही उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेता है और एक अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देता यानी संतान को। यहाँ पे आप थोड़ा सा जोड़ सकते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेकर अपने ही जैसे, कैसा, अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करता है। संतान को क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये चीज आप वहां पे थोड़ा सा जोड़ लेना, ठीक है। क्या जोड़ेंगे कि जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेकर अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मान लेते हैं कि कोई मनुष्य है, ठीक है। तो मनुष्य में आपका क्या है, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि कोई मनुष्य है तो उसका क्या है, एक पुरुष होगा और एक क्या होगा, एक आपका स्त्री होगी, यानी एक जो है मादा भाग होगा और एक नर भाग होगा। ये दोनों जो है ये मिलेंगे और जो है एक संतान को उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, एक संतान को उत्पन्न करेंगे। इसी प्रक्रिया को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। आई होप यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यहाँ तक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही तुम लोगों का बन सकता है, परिभाषा नहीं भी पूछा जा सकता है कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो समझना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट का आएगा, लेकिन हम तुम लोगों को 7 पॉइंट यहाँ पे डिल कर दे रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, समझो कि लैंगिक जनन किसको कहेंगे। तो लैंगिक जनन वह है जिसमें नर एवं मादा दोनों की उपस्थिति होती है, तभी एक बच्चे जन्म होते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है कि नर एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है। तीसरा है कि निषेचन होता है। चौथा है कि युग्मनज का निर्माण होता है। पांचवा है कि माता पिता दोनों का गुण संतान में आता है। संतान जो है माता पिता के समरूप नहीं होता है, और ये जो है ये ऐसा जनन जो है ये उच्च वर्ग के जीवों में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, ये 7 पॉइंट तो हम पढ़ लिए, तुम लोग लिख लेना, लेकिन यहाँ समझो ये जो लैंगिक जनन है ना, इसमें देखो नर यानी पुरुष और मादा, ये दो है दोनों भाग लेंगे, और दोनों जब भाग यहाँ पे लेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा कि जब जनन में दोनों भाग यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। क्या चीज का निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक कितनी तरह का निर्माण होगा, 2 तरह का, एक नर युग्मक बनेगा और एक जो है मादा युग्मक बनेगा, है ना, समझना इसको। अब ये जो नर युग्मक है ना, मादा युग्मक है, ये दोनों का क्या होगा, मिलन होगा, और मिलन होगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, निषेचन कहेंगे, ठीक है। अब निषेचन हो जो प्रक्रिया हुआ उसके तहत एक संरचना बनी जिसको युग्मनज कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे, युग्मनज, या तो फिर इंग्लिश में जाइगोट कहेंगे। और यही जाइगोट से जो है ना फिर एक रचना का निर्माण होगा जिसको हम लोग भ्रूण कहेंगे, ठीक है। और इसी भ्रूण से फिर क्या होगा, ये आगे बताएंगे, सिर्फ यहाँ पे समझो, ठीक है। इसी भ्रूण से क्या होगा, एक नए जीव का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, धीरे धीरे विकास होकर, ठीक है। तो यहाँ प्रक्रिया समझो कि नर और मादा दोनों भाग लिए, ठीक है, यानी दोनों की उपस्थिति हुई। नर और मादा दोनों मिलकर जब मिले तो क्या है कि नहीं मिले, उससे पहले
अब जब दोनों भाग लेते हैं तो उस स्थिति में नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। दोनों ये मिलते हैं तो निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, फिर निषेचन की प्रक्रिया से जुग्मनज बन जाता है और फिर जो है भ्रूण बनता है और फिर क्या होता है कि एक नए जीव का यानी संतान की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, अब ये जो संतान उत्पत्ति होगा इसमें माता पिता दोनों का गुण आएगा क्योंकि नर मादा दोनों लिए हैं भाग। अब दोनों लिए हैं तो एक जैसा बच्चा नहीं होगा, कुछ गुण माँ का मिलेगा, कुछ गुण फादर का मिलेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताना चाह रहा है। अगला आपका है अलैंगिक जनन। यहाँ पे क्या है कि इसमें किसी एक ही पेरेंट्स की उपस्थिति होती, जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं। अब एक ही पेरेंट्स रहेंगे तो ना तो युग्मक का निर्माण होगा और ना ही निषेचन यहाँ पे प्रक्रिया होगी और ना ही युग्मनज का निर्माण होगा। संतान जो है पैतृक जीव के समान होगा। पैतृक जीव मतलब जो है, ये पैतृक गलत है, ठीक है, ऐसे होता है, याद रखना, पैतृक जीव। ठीक है, अब पैतृक जीव जो होता है उसी के समान क्या होता है कि वो संतान होता है। मातृ कोशिका से संतति का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या है, पैतृक जीव हम लोग मातृ कोशिका को ही कहते हैं और मातृ कोशिका से संतति मतलब संतान हो गया, ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा वर्ड यहाँ पे दूसरा दूसरा आएगा, संतति मतलब संतान हो गया, संतति का निर्माण होता है और ऐसे जो जनन होते हैं वो निम्न वर्ग के जीवों में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग एक एक करके अलैंगिक जनन के प्रकार को देखते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन का जो प्रकार है ना ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। अब अलैंगिक जनन में होता क्या है उसको अच्छे से समझो। ठीक है, अलैंगिक जनन में जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके थे कि अलैंगिक जनन जो है वो होता किस में है, तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि अलैंगिक जनन जो है ना वो देखा जाए तो दो प्रकार के जीवों में होता है। एक होता है एक कोशिकीय जीव में, ध्यान देना इसको। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में होता है और एक होता है बहुकोशिकीय जीव में। अब तुम लोग को ये हम बता चुके हैं कि एक कोशिकीय जीव क्या है और बहुकोशिकीय जीव क्या है, यहाँ पे बताने की हमको जरूरत नहीं है। एक कोशिकीय जीव मतलब क्या हो गया कि जिसका शरीर एक कोशिका से केवल बना हुआ हो। बहुकोशिकीय जीव जिसका शरीर जो है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो। अब यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन और आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन। तो एक कोशिकीय जीवों में जो अलैंगिक जनन है वो अगर देखा जाए तो आपको अमीबा में देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, लेशमानिया में आपको देखने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, बाकी अभी सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक कोशिकीय जीवों में जो अलैंगिक जनन होता है ना उसकी सबसे पहली विधि जो है वो आपका है विखंडन। अब विखंडन को अगर तोड़ोगे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ ही होता है टूटना। ठीक है, यानी क्या है, एक से अधिक भाग में टूट जाना। यानी यहाँ कहने का सेंस यही है, शॉर्ट में समझना, कि कोई एक जीव है, ठीक है, वो क्या हो रहा है कि एक भाग में या तो अनेक भाग में टूट कर जो है ना वो एक जीव या तो अनेक जीव को वो उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, यानी मातृ कोशिका से संतति में इसमें क्या होगा कि अधिक से अधिक समानता होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि अलैंगिक जनन में जो है जैसी मातृ कोशिका वैसे ही संतति। मातृ कोशिका मतलब क्या है, जिससे जीव को जन्म दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, संतति मतलब हो गया संतान, इसको समझना। ठीक है, अब यहाँ पे इसका परिभाषा पढ़ो। कहता है कि जब किसी एकल जीव मतलब एक कोशिका वाला जीव का विभाजन जो है दो या अधिक भागों में होता है एवं ये भाग पुनर्जनन से मतलब पुनः फिर जनन कर लेता है, ठीक है, से नए जीव में प्रकट होते हैं, तब इस जनन विधि को क्या कहते हैं हम लोग, विखंडन कहते हैं। अब जो विभाजित होने वाला जो जीव होगा वो क्या है कि जीव लगभग एक समान होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई जीव है, ठीक है, इससे क्या है कि टूट कर जो है दो जीव को यहाँ पे क्या कर दिया, जन्म दे दिया। ठीक है, तो ये जो जीव है ना, ये मान लो कि प्रिया मैम है, इससे क्या है कि दो जीव का जन्म हुआ। ठीक है,
अब ये भी बच्चा जो है ये मेरे ही जैसा होगा, बिल्कुल डिट्टो, और ये भी बच्चा जो है ये मेरे ही जैसा डिट्टो होगा। ठीक है, यही यहाँ पे विखंडन में कहा जा रहा है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो विखंडन जो है ये दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना। एक है बाइनरी फिजन, जिसको हिंदी में द्विखंडन कहते हैं, और एक आगे हम लोग देखेंगे। चलो पहले इसको देख लेते हैं। कहता है कि जनन की इस विधि में जीव जो है दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है एवं दो नए जीवों का निर्माण करता है। मतलब एक ऐसा जनन का विधि जिसमें जो है जीव बराबर दो भागों में विभाजित होकर क्या है कि दो जीव का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। नाम ही है द्विखंडन। अब इसका एग्जाम्पल से समझो किसमें हो सकता है। तो ये जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु में होता है द्विखंडन, और प्रोटोजोआ में देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, यहाँ कट गया है, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा जीव में देखने को तुमको मिलेगा द्विखंडन, तो जीवाणु में और प्रोटोजोआ में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है। अब देखो, सबसे पहले हम जो है अमीबा में देखते हैं। ठीक है, अमीबा भी दे सकता है, ध्यान रखना, प्रोटोजोआ का ही प्राणी है अमीबा। ठीक है, तो वो चीज को याद रखना, वहां प्रोटोजोआ लिखा है, इसका मतलब तुम लोग भूल मत जाना। द्विखंडन मतलब अमीबा और लेशमानिया, ये दो जरूर याद रखना, बाकी जीवाणु में होता ही है। ये देखो एक अमीबा है। ठीक है, ये क्या है, एक अमीबा है। ठीक है, एक अमीबा है, इसका एक केंद्रक है। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो है ना अपना केंद्रक को क्या करेगा, ये लंबा करना शुरू करेगा। ठीक है, अब लंबा जब करना शुरू करेगा ना, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो अमीबा है ये क्या है कि केंद्रक को इतना लंबा कर देगा जहां से ये क्या है कि टूट सकता है। ठीक है, दोनों में केंद्रक आ गया, और फिर अगला अगर जाएगा तो यहाँ से जो है ना वो इस टाइप का जो है संरचना को बना लेगा। ठीक है, एक इधर आ गया केंद्रक, एक इधर आ गया, और ये फिर बाद में बीच से यहाँ से टूट जाएगा और फिर क्या है दो अमीबा का निर्माण कर लेगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। अमीबा का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में अपना क्या किया, वो केंद्रक को लंबा किया, केंद्रक को लंबा किया, तीसरा स्टेप में सेपरेट होने के लिए एक जो है लंबी नलिका बना ली, फिर जो है ये बीच से सेपरेट हो गया, और फिर क्या है कि दो जो है अपने ही जैसे। अब ये जो तुम्हारा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं मातृ कोशिका। ठीक है, समझना इसको। और ये जो दो का निर्माण हुआ इसी को हम लोग कहते हैं संतति कोशिका यानी संतान। ठीक है, नया संतान जिसको कहते हैं। अब आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखना, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। यहाँ समझना, किसी भी तल से होने का मतलब ये है, अमीबा जो है जैसे यहाँ पे बटा, ठीक है, तो ये जो है इस तरह से ये भी दो भाग में बट सकता है, इस तरीके से भी दो भाग में ये बट सकता है, इस तरीके से भी दो भाग में बट सकता है, इस तरीके भी दो भाग में बट सकता है। मतलब इसका नाक, मुंह, थोपड़ा कहाँ क्या है कुछ पता नहीं है। ठीक है, कहीं से भी ये कटकर दो जीव का निर्माण कर सकता है, लेकिन यही लेशमानिया में जो है सिंगल कट होता है। ठीक है, चलो हम लोग उसको समझते हैं। अब लेशमानिया में देखो, ये दोनों एग्जाम्पल द्विखंडन का बहुत वीवीआई है, याद रखना, अमीबा और लेशमानिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये लेशमानिया का चित्र है। ठीक है, ये क्या है, ये जो तुमको दिख रहा है ये लेशमानिया का चित्र है, इसका ये न्यूक्लियस है, और इसमें जो है एक पूंछ होता है। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, ये जो लेशमानिया है ना, धीरे धीरे क्या होगा कि इस लेशमानिया में एक जो है पूंछ जो है निकल आएगा। ठीक है, छोटा सा दिख रहा होगा कि पूंछ निकल आया। अब यही पूंछ जो है तीसरा स्टेप में क्या है कि थोड़ा सा पूंछ जो है लंबा हो जा रहा है, और यहाँ पे एक कोशिका से एक केंद्रक से दो केंद्रक का क्या हुआ, निर्माण हो गया। अब निर्माण हो गया, चौथा स्टेप में क्या है कि पूंछ जो है थोड़ा सा और लंबा हो गया। ठीक है, और जो केंद्रक है, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है कि दूर जाने लगा है। ठीक है, और जो है क्या हो रहा है वो समझो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है पूंछ तो लंबा हो ही गया। ठीक है, जितना पहला वाला पूंछ लंबा था उतना दूसरा पूंछ लंबा हो गया,
लेकिन यहाँ पे केंद्रक जो है वो भी अपने आप में दूर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रचना जो है दिख रहा है खांचा की तरह, और यही रचना जो है आगे जाकर ऐसे कर कर कट जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे लेशमानिया का जो ये होता है वो कैसा कटिंग होता है, बस एक ही ऐसा होगा तल से, बाकी कोई तल से नहीं होगा। धीरे धीरे ये जो है ना सेपरेट हुआ, देखो यहाँ से कटकर जो है ये अलग हो जाएगा, एक लेशमानिया इधर एक लेशमानिया इधर जो है बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो यही है तुम्हारा द्विखंडन। अब दूसरा है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देख लो पहले कि लेशमानिया जिसमें कोशिका के सिर पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है, ये वाला आप लोग को दिखाए थे ना। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कोड़े के समान जो है ये रचना होती है, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अब कहता है कि इसलिए इनमें विभाजन एक निर्धारित तल में ही होता है, मतलब एक जो है लंबा ही विभाजन यहाँ पे होगा, यानी निर्धारित तल में होता है। अगला है बहुविखंडन। बहु का मतलब ही हो गया बहुत ज्यादा, और खंडन मतलब टुकड़ा हो गया है ना, तो बहुत ज्यादा टुकड़ा में बंटना। कहता है कि इस विभाजन में जीव जो है एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और नए जो है संतान को क्या करता है, उत्पन्न कर देता है। और इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान देना, ये एक प्रकार का मलेरिया परजीवी है, यानी ये खून में घुस कर रहता है। ठीक है, और मलेरिया का क्या करता है, ये बीमारी को सृजित करता है। अब इसका डायग्राम जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, समझने का कोशिश करना। ये प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी का ये डायग्राम है। ठीक है, अब देखो ये जो तुम्हारा ये दिख रहा है ना, ये देखा जाए तो ये प्लाज्मोडियम का एक दीवार है। ठीक है, समझो। अब जब ये किसी के जीव में जाता है, किसी के जीव के ऊपर जब ये जाता है, परजीवी का मतलब होता क्या है, परजीवी का मतलब ही होता है किसी के जीव पर रहकर जो है उसका खून चूस कर अपना भोजन प्राप्त करना। ठीक है, अब ये क्या करता है कि जब ये मान लेते हैं कि ये जो है कोई जीव है, ठीक है, अब इसके ऊपर जो है ना ये रहकर अपना भोजन जो है जब तैयार करता है, खाता पीता बहुत अच्छे से है, तो ये अपने अंदर बहुत सारा कोशिका का क्या करने लगता है, विकास यानी वृद्धि करने लगता है। बहुत सारा ये सब जो दिख रहा है ना, ये एक प्रकार का कोशिका है। अब क्या है कि इसको जब प्लाज्मोडियम को लगता है कि अब जो है हमारा कोशिका अब नहीं बन सकता है, ठीक है, तो ये दीवार जो है ना ये टूट जाता है। और जब दीवार टूटता है तो ये सारा कोशिका जो है ये क्या होता है, बाहर जो है इस तरह से बिखेर जाता है, यानी ये जो है ना ये बाहर जो है सब बिखर जाता है कोशिका। और हर एक कोशिका जो है एक प्लाज्मोडियम का क्या करता है, जन्म दे देता है, नया प्लाज्मोडियम का। तो यही है बहुखंडन। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़े तो अब देखो, याद रखना एक कोशिकीय जीव में जो है ना बस एक ही होता है विधि, खंडन विधि, जिसमें दो प्रकार होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। अब आया बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन। अब बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन जो होता है उसके बहुत सारे विधि हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले खंडन विधि को देखो। खंडन विधि जिसको इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे समझना कि ये जो खंडन विधि है नाम से ही है, मतलब खंडन हो जाता है यानी टूट जाता है ना। तो वही कह रहा है कि इस विधि में बहुकोशिकीय जीव जो है ये पूर्ण वृद्धि करता है, ठीक है, करके दो या दो से अधिक खंडों में क्या होता है, टूट जाता है। इसके बाद प्रत्येक खंड जो है ना पूर्ण वृद्धि करेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूर्ण वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेता है। मतलब यहाँ समझना, ये घुमा फिरा के बहुत बोल रहा है, ठीक है, लेकिन अपना भाषा में समझो। सीधा लिखना कि खंडन विधि में जीव जो है दो या दो से अधिक खंडों में टूटकर प्रत्येक खंड जो है वृद्धि कर कर एक पूर्ण जीव का निर्माण करता है, उसी को हम लोग खंडन विधि कहते हैं। और ये होता किस में, तो स्पायरोगायरा में होता है, हाइड्रा में होता है ये, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो खंडन विधि होता है ना वो स्पायरोगायरा का है, ध्यान देना, ठीक है। हाइड्रा का मुकुलन है। तो ये स्पायरोगायरा में क्या होता है, देखो ये तुम लोग को जो है ना
इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा मतलब क्या है, क्या कह रहा है कि खंडन विधि जो है स्पायरोगायरा में खंडन विधि। अब देखो ये जो है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये है स्पायरोगायरा, याद रखना। ये क्या है तुम्हारा, ये है स्पायरोगायरा, ठीक है। अब स्पायरोगायरा में क्या होता है समझना, एक इस प्रकार का जीव है, ठीक है। कैसा है ये, इस प्रकार का जीव है, ये है तुम्हारा स्पायरोगायरा, ठीक है। ये तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये अगर देखा जाए तो सबसे पहला पादप जगत का एक जंतु होता है। क्या है ये, पादप जगत का एक ये जंतु है, ठीक है, जीव है। अब यहाँ पे क्या है कि समुद्र के किनारे हरा हरा जो है ना, अगर देखा जाए पादप के रूप में जो दिखता है, जिसको हम लोग काई कह सकते हैं, ठीक है, कजली काई, वही आपका स्पायरोगायरा है। इसका शरीर जो होता है एकदम सरल होता है। अब ये क्या होता है कि ये जो स्पायरोगायरा है किसी कारणवश ये टूट जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ से ये टूट गया, ठीक है, हो सकता है यहाँ से भी टूट सकता है, लेकिन हम इसमें यहीं से तोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे टूटेगा तो इस भाग से एक बना देगा, ठीक है, फिर इस भाग से एक बना देगा और इस भाग से एक बना देगा। यहाँ पे क्या है कि दो भाग में टूटा है, बीच से टूट रहा है, तो दो स्पायरोगायरा का क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है। वही यहाँ पे लिखा गया है टू डाउटर सेल, मतलब दो क्या है, संतति कोशिका का निर्माण हो गया है ना। यही तुम्हारा क्या है ये। अब यहाँ पे जो है मुकुलन विधि, मुकुलन विधि आ सकता है, ध्यान रखना सबसे वीवीआई विधि में यही है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो कहता है कि मुकुलन विधि जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि कोई भी जीव है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई जीव है, जैसे हम मनुष्य मान लेते हैं, लेकिन मनुष्य में होता नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मनुष्य है, इस मनुष्य के शरीर पे मान लेते हैं कि इस तरह का जो है ना उभार उत्पन्न हो जाए, ठीक है, और ये बाद में कटकर अलग हो जाए और एक ये नया जीव को जन्म दे दे, तो इसी को मुकुलन कहा जाता है। यानी कोई जीव जो है शरीर पर उसका मुकुल बन जाए, ठीक है, ये जो उभार बना ना, इसी को मुकुल कहा जाता है, मुकुल बन जाए रचना, और वह जो है आगे स्वतंत्र होकर वृद्धि करके वो क्या करे, अलग जीव का निर्माण कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मुकुलन कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे परिभाषा में भी बताया गया है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार उत्पन्न होता है और उसी उभार को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कोशिका, मतलब जो बच्चा को जन्म देगा उसी कोशिका पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसको मुकुल कहते हैं। और यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर अपनी मातृ कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र क्या करता है, ये जीव का निर्माण करता है। पादप नहीं, स्वतंत्र जीव, यहाँ पे सीधा लिखो ना, स्वतंत्र जीव का उत्पन्न करता है, को उत्पन्न करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल तो सबसे वीवीआई है इसका हाइड्रा, जैसे कि देखो डायग्राम में तुमको दिखाया गया है, ये हाइड्रा का डायग्राम है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा मुकुल निकला, उभार निकला, जिसको हम लोग क्या कहे, मुकुल कहे। अब ये मुकुल जो है थोड़ा सा देखो बड़ा हुआ और लास्ट में देखो जैसा हाइड्रा था उसी प्रकार का क्या है कि जीव जो है यहाँ पे मुकुल के रूप में बनकर तैयार है। अब यहीं से ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और एक जो है क्या हो जाएगा, एक नए हाइड्रा को जन्म दे देगा। चलो अगला हम लोग अगर बात करें तो अगला जो विधि है वो है पुनरुद्भवन, यानी जिसको पुनर्जनन कहते हैं। पुनर्जनन विधि में क्या होता है वो समझना यहाँ पे कि ये जो पुनर्जनन विधि है ना, इस विधि में कोई भी जीव जो है किसी कारणवश से, चाहे चोट लगने से टूट जाए, चाहे कुछ कारण से टूट जाए, लेकिन वो क्या हो रहा है, टूट जा रहा है और प्रत्येक जो टुकड़ा टूटा हुआ है, प्रत्येक टुकड़ा से एक नया जीव बन रहा है, ठीक है, विकसित हो जा रहा है, उसी को हम लोग पुनर्जनन कहते हैं। और ये हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों का बहुत वीवीआई एग्जाम्पल है। तो चलो एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये प्लेनेरिया जो है ना, उसमें यहाँ पे पुनरुद्भवन हो रहा है। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है याद रखना, ये क्या है, ये प्लेनेरिया का क्या है, ये जीव है, ये कैसा जीव है, ये प्लेनेरिया जीव है। अब देखो किसी मान लेते हैं इस प्लेनेरिया को बेचारा को चोट लग गया है, ठीक है। अब बेचारा को चोट लग गया, इसका देखो सर अलग हो गया, इसका बीच भाग पेट अलग हो गया, इसकी पूंछ जो है बेचारा का अलग हो गया। अब बेचारा क्या करे, इंसान रहे तो मर जाए, लेकिन देखो प्रकृति कितना अच्छा चीज दिया है
कि देखो इससे जो है इसका सर के भाग से देखो इतना तक सर था, इससे नीचे वाला संरचना का निर्माण हो गया। इसमें बीच का संरचना था, इसमें ऊपर मुंडी बन गया, इसमें नीचे पूंछ बन गया। और इसमें जो है नीचे पूंछ था तो ऊपर जो है ये मुंडी, और इसका क्या है बीच का भाग बन गया। और इस तरह से देखो आगे जाकर 3 प्लेनेरिया का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये ही तुम्हारा क्या है, पुनर्जनन है। ठीक है, पुनर्जनन जो है छिपकली में बहुत ज्यादा होता है, याद रखना। छिपकली जो है देखना उसका पूंछ कट जाता है ना, फिर से क्या है कि उसी जो है उसमें कुछ दिन के बाद पूंछ जो है उसका आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। यहाँ से आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्या है, अगला यहाँ पे इसी तरह जो है ना, इसी तरह हाइड्रा का भी होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग हाइड्रा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये मान लो कि ये हाइड्रा है। ठीक है, ये हाइड्रा है। अब हाइड्रा का मान लो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो ये भी जो है एक नया हाइड्रा को जन्म देगा, ये भी एक नया हाइड्रा को जन्म देगा, और ये भी एक नया हाइड्रा को जन्म देगा। तो पुनर्जनन में जो है वो 2 एग्जाम्पल याद रखना जीव का, प्लेनेरिया और हाइड्रा। अगला है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन जिसको इंग्लिश में स्पोरुलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है समझना कि इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जीव से कुछ बीजाणु विकसित होकर वातावरण में बिखर जाता है, जो नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। फिर यह समान रूप से कवक में होता है। किसमें होता है, स्पोरुलेशन या तो बीजाणु जनन अगर पूछेगा ना विधि तो एकदम याद रखना किसमें होता है, कवक लिखन बताना। ठीक है, अब कवक में भी अगर पूछ जाए जीव का नाम तो याद रखना राइजोपस। राइजोपस जो है ना एक प्रकार का कवक होता है, यानी फंगी होता है। इसका बहुत भी एग्जाम्पल है। अब समझना ये जो यहाँ पे तुम लोग को बताए ना डिफिनेशन, इसको छोड़ दो, यहाँ पे डायग्राम से समझो। ठीक है, ये जो डायग्राम तुमको दिख रहा है ना, ये डायग्राम किसका है, तो एक प्रकार का कवक है जिसका नाम है राइजोपस। ये राइजोपस जो है ना, ये क्या होता है, ये इसका जो है, ये जो दिख रहा है ना गोल मटोल, ये इसका बीजाणुधानी है। ये इसका क्या है, बीजाणुधानी है। यानी बीजाणुधानी मतलब इसमें क्या, इसके अंदर जो है ना ये बहुत बीज भरा पड़ा है। ठीक है, जैसे आप किसी भी चीज का बीज को देखेंगे, जब उसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर छोटा छोटा दाना निकलेगा, है ना, तो वही बीजाणु का धानी है जिसके अंदर बहुत सारा बीज पड़ा हुआ है। अब ये मान लेते हैं कि ये जो है पक गया, ठीक है, बीज। अब ये क्या होगा, बीजाणुधानी जो है ना ये फट जाएगा। ये क्या होगा, अब फट जाएगा। ठीक है, और ये पूरा जो आपका ये है ना, ये जो इसके अंदर बीज है ये पूरे वातावरण में बिखर जाएगा। अब मान लेते हैं इस पर आके कोई तितली बैठी, तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, यानी जहां पे ले जाके वो छोड़ देगा तितली, वहां पे ये पौधा जो है वो जन्म ले लेगा। पानी के सहारे बह के चला गया, ठीक है, हवा के सहारे बह के चला गया, मतलब जहां जहां ये जाएगा वहीं पे ये क्या करेगा, वहीं पे एक नए राइजोपस को जन्म दे देगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है, ये आपका बीजाणु जनन है। अगला अगर हम लोग बात करेंगे तो अगला जो है अलैंगिक जनन का प्रकार वो है कायिक प्रवर्धन। प्रवर्धन की अगर हम लोग बात करें तो प्रवर्धन है क्या, सबसे पहले तो ध्यान देना कि प्रवर्ध का मतलब ही होता है जिस भाग से हम पौधा उगाते हैं, ठीक है, वही आपका प्रवर्धन कहलाया। अब यहाँ पे लिखता है कायिक प्रवर्धन, तो याद रखिएगा कि मान लेते हैं कि ये कोई जो है ना ये पौधा है, ठीक है। अब पौधा के में अगर देखा जाए तो ये जड़ है उसका, ये उसका तना है, और ये उसका जो है ये पत्ती है, ठीक है, ये क्या है, उसका पत्ती है। ध्यान से समझना। अब ये जो जड़ तना पत्ती है ना, यही जो है कायिक भाग कहलाता है। ये क्या पौधा का कहलाता है, कायिक भाग कहलाता है, ठीक है। और इसी कायिक भाग से जो है एक नए पौधा का जन्म होगा, उसी प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन हम लोग कहते हैं। बस इतने शॉर्ट में समझो, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे समझो, ये जो कायिक प्रवर्धन है वो क्या कह रहा है, हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं कि पादपों में किसी भी कायिक भाग हम आपको क्या बताएं, जड़ तना और पत्ती, ठीक है,
भाग से संपूर्ण पादप प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, कायिक प्रवर्धन कहलाती है। अब ये जो है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है, ये कृत्रिम होता है। मतलब एक जो है अपने आप हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से होगा, ठीक है, जड़ तना पत्ती जो है खुद अपने जो है अपने आप से एक नए पौधा को जन्म दे देगी। और कृत्रिम जिसमें मानव जो है अपने हित के लिए कर उगाता है ना, यानी पौधे को जन्म देता है, उसको कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आगे समझो। अब यहां से कह रहा है कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक परिवर्धन में क्या है, कहता है पादपों में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को क्या कहते हैं, कायिक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी इसमें क्या कह रहा है कि अगर पादप में स्वतः हो गया कायिक प्रवर्धन तो वो प्राकृतिक है, और ये किससे होगा, कायिक भाग से होगा, यानी जड़ तना और पत्ती जो है एक नई पौधे को जन्म देगा। ठीक है, जैसे पहला जड़ों द्वारा, जड़ के द्वारा देखो कैसा होता है, यहाँ पे जड़ गलत लिखा गया है, ठीक है, जिन जड़ों में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जड़ों में, ठीक है, जिन जड़ों में भोजन संचय होता है तथा जिन जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती है, ये अपस्थानिक कलिकाएं जो है अनुकूल परिस्थिति में पादप का क्या करती है, निर्माण करती है। इसका एग्जाम्पल सिर्फ याद रखना, जैसे सतावर हो गया, पुदीना हो गया और शकरकंद हो गया, ठीक है, ये बहुत भिभियाई है, ध्यान देना। ये क्या है कि जिन जड़ों में हम लोग देखो जो ये शकरकंद है, ठीक है, यहाँ पे समझना, ये क्या है, ये शकरकंद है, और शकरकंद का जो भाग हम लोग खाते हैं वो कौन सा भाग खाते हैं, जड़ खाते हैं, क्योंकि इसकी तना ऊपर, पत्ती ऊपर और जड़ जो है नीचे, हम लोग जड़ हम लोग पौधा का नीचे हमेशा देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसी भाग को हम लोग खाते हैं, इसीलिए इसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो जड़ वाला भाग खाते हैं। अब समझना, ये जड़ वाला जो भाग है ये क्या करता है, भोजन का संचय करके रखता है ना, तभी तो हम लोग खाते हैं, वरना भोजन इसमें रहता है या नहीं, हम लोग खाते क्या। तो वही कह रहा है कि ये भोजन का संचय करता है, और इसके जड़ों में जो है ना, ये जो पतला सा ऐसे जड़ निकला हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये इसकी अपस्थानिक कलिकाएं हैं, ये इसकी क्या है, अपस्थानिक कलिकाएं हैं, और यही जब टूट के बाहर गिरेगा ना तो ये क्या करेगा, एक नए शकरकंद को ये जन्म दे देगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा है जड़ द्वारा कायिक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अगला है पत्ती के द्वारा। ठीक है, बस सबका एग्जाम्पल याद रखना। कहता है कि जिन पत्तियों में भोजन संचित होता है यह पूर्ण कलिकाओं का निर्माण करती है तथा ये कलिका अनुकूल परिस्थिति, देखो यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या लिखना है, अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति का मतलब क्या होता है, वहां पे भी पढ़े लेकिन नहीं बताए। अनुकूल परिस्थिति का मतलब है जैसे एक पौधे को उगने के लिए जो जो चीजें चाहिए, ठीक है, वो उसके मतलब हक में है, उसी को हम लोग अनुकूल परिस्थिति कहते हैं। जैसे मान लो कि धूप चाहिए पौधे के लिए, पानी चाहिए, ठीक है, उसके लिए पीएच जो है मिट्टी का सही होना चाहिए, तो ये सब सारी परिस्थितियां अगर बिल्कुल सही है तो उसी समय क्या है कि ये नए एक पादप का निर्माण कर देगी। इसका एग्जाम्पल जो है ब्रायोफिल्लम, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पत्ता जो दिख रहा है ये ब्रायोफिल्लम का ही है, घाव पत्ता, ब्रायोफिल्लम पत्ता और बिगोनिया, ये तीनों में जो होता है ना, ये पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे यहाँ पे समझना, ये जो है ब्रायोफिल्लम का पौधा है, ठीक है, अब इस पौधे के ऊपर देखो ये कली निकल रहा है, क्या निकल रहा है, इस पौधे के पौधे के पत्ती के ऊपर देखो एक छोटा छोटा जो है ना कली निकला हुआ है, ठीक है। अब यही कली जो है ना जब टूट कर ये नीचे गिर जाएगी ना तो क्या हो जाएगा कि एक अलग जो है यानी नया जो है वो पौधे का जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा पत्ती द्वारा जन्म। अब यहाँ तना द्वारा में समझना, जिन तनों में भोजन संग्रह होता है उनमें पर्व संधियों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती है, और यही पर्व संधि जो है नए पादप का निर्माण क्या करता है, अनुकूल परिस्थिति। तीनों में अनुकूल परिस्थिति होना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि तुम खुद सोचो ना कि एक पौधे को तुम लगाने के लिए जाओगे, अब उसके लिए तुम्हारे पास को ना पानी है ना धूप यहाँ अच्छा है, और ना ही मतलब बहुत ज़्यादा धूप है मान लो, ठीक है, मिट्टी वहाँ की सही नहीं है, एकदम बलुई मिट्टी है, बताओ वो पौधा अच्छे से उगेगा, नहीं उगेगा, वो मर जाएगा।
उगेगा भी तो वही कहता अनुकूल परिस्थिति मतलब सब ठीक ठाक हो तो उस समय जो है नए पादप को जन्म दे देता है। हम लोग आलू को जो का खाते हैं ना, ये आलू है, ठीक है। ये जो हम लोग आलू को खाते हैं उस कौन सा भाग उसका खाते हैं, ध्यान रखना, तना का भाग खाते हैं, ठीक है। अब देखना आलू के ऊपर जो है ना इस टाइप का जो है जड़ जैसा तुमको कभी कभी जो है, जिसको हम लोग अंकुर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंकुर बोलते हैं। अब ये जो है ऐसे हो जाता है, जब ज्यादा दिन तक छोड़ दोगे तो उससे जो है ना पत्ता तना सब कुछ निकलने लगता है, ठीक है। और यही फिर टूट के कहीं पे गिर जाएगा तो ये क्या करेगा, एक नया पौधा को जन्म देगा। एक इधर से नया पौधा मान लो, इधर से यानी एक यहाँ से हो सकता है जन्म देगा, यानी एक से अधिक जो है वो क्या करेगा, पौधे को जन्म दे देता है, ठीक है। तो यही हुआ तुम्हारा तना द्वारा क्या हुआ, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अगला है तुम्हारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का मतलब पहले ही दिखा दिए, जिस भाग से पौधा उत्पन्न हो, ठीक है। ध्यान रखना, जिस भाग से क्या हो, पौधा उत्पन्न हो। अब यहाँ पे क्या है, कृत्रिम का मतलब ही होता है जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है ना, यानी जो मनुष्य के द्वारा पौधा उगाने के लिए तकनीक को अपनाया जाता है वो कृत्रिम है, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है, ध्यान देना। ये कितने प्रकार का कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला हो गया तुम्हारा कर्तन। कर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग। क्या बोलते हैं, ध्यान देना, कटिंग। रोपण की अगर हम लोग बात करेंगे तो रोपण में अगर देखा जाए तो इसको कहता है कलम लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, एक एक करके हम लोग समझते हैं। और तीसरा है लेयरिंग। कटिंग में क्या होता है, कटिंग यानी कर्तन का एग्जाम्पल आपका गुलाब और गन्ना, ये 2 चीज को आप एकदम जो है ना दिमाग में आप रख लेना, क्योंकि गुलाब और गन्ना ज्यादा पूछा जाता है। मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये क्या है, एक गुलाब का पौधा है, ठीक है। ये क्या है, एक गुलाब का पौधा है, ठीक है। अब इस गुलाब के पौधे की जो टहनी है ना, ये जो टहनी है, मान लो इस टहनी को हम यहाँ से काट देते हैं और इसको जो है एक गमले में हम क्या करते हैं, इसको लाके हम लगा देते हैं, ठीक है। अब एक नया पौधा बन गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्तन कहते हैं। आगे समझना, ये गुलाब की कहानी थी। अब गन्ना, गन्ना क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि नहीं पता नहीं, देखो इसकी संरचना जो होती है ना कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। कुछ इस तरह की होती है, मतलब बीच बीच में तुमको ज्वाइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि ये पर्व संधि इसका है, यहाँ पे कलिकाएं निकलेगी, यहाँ से एक जो है नया जो है गन्ना का पौधा आ जाएगा, यहाँ से भी एक नया गन्ना, यहाँ मतलब जितना गांठ रहेगा ना हर जगह से एक नया पौधा जो है ये उगाया जा सकता है। मतलब काट काट के हम क्या है कि जमीन पर लगाएंगे तो वो उग जाएगा। तो ये हो गया कर्तन। दूसरा अगर हम लोग बात करें रोपण का, तो रोपण जो है आम, अमरूद, नींबू, ये सब सारी चीजें में हो जाएंगी। लेयरिंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो लेयरिंग में क्या होता है, जैसे चमेली, इसका एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, चमेली, इसका याद रखना। अब ये जो है ना चमेली, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एक कोई पौधा है, ठीक है, ये समझना, ये कोई पौधा है, ठीक है। इसका ये जो जड़ है ना, ये अगर देखा जाए तो ऐसे निकल के मान लो कि आ जा रहा है, ठीक है। यानी ये जो है ये जड़ का भाग है, लेकिन कुछ भाग जो है ऊपर की ओर चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम उसको जो है ना प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो हम उसको बांध देंगे, ठीक है। उसमें मिट्टी, गोबर ये सब दे के उसको यहाँ तक बांध देंगे और यहाँ से फिर एक नया पौधा का जन्म हो जाएगा। अब रोपण में थोड़ा सा समझना कि इसमें कुछ सेब में भी कर सकते हैं, आम में भी, किसी भी चीज़ में जनरली। तो यहाँ पे समझना, मान लो कि एक जो है ये झारखंड में एक कोई आम का पौधा है, ठीक है। क्या है, आम का पौधा है, ध्यान देना इसको। झारखंड में एक कोई आम का पौधा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पानी उनी बहुत अच्छे से मिल जाता है पौधा को, तो ये पौधा जो है ना बहुत अच्छा फल देता है। ये क्या करता है, बहुत अच्छा ये फल आपको प्रदान करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा फल प्रदान करेगा। लेकिन इसकी जड़ जो होती है ना, ये अधिक गहराई तक नहीं रहता है। क्या होता है कि इसकी जड़ जो होती है वो अधिक गहराई तक नहीं जा पाती है, जिसके कारण जो है ये पौधा को मजबूती नहीं प्रदान कर पाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, पौधा को मजबूती नहीं प्रदान कर पाता है। अच्छा से समझना,
एक दूसरे प्रकार का पौधा है जो कि मान लो कि राजस्थान का पौधा है, जहाँ पे क्या है, पूरा सूखा है, ठीक है। उस पौधे का जो जड़ है ना, ये जड़ जो है बहुत गहराई तक चला जाता है बालू में, जिससे वो पौधे को क्या करता है, बहुत ज़्यादा मजबूती अंदर से प्रदान करता है। अब इस पौधा में जो फल लगता है ना, ये फल जो है काम चलाऊ स्थिति तक रहता है, मतलब कम फल इसमें लगता है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो है ऊपर वाला भाग सही है ना, देखो इसे कर, इसका जो है इस पौधा का ऊपर वाला भाग सही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फल दे रहा है। तो ये जो एक प्रकार का पौधा था ना, उसका ऊपर वाला भाग को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और ये जो बी प्रकार का जो पौधा था, इसका जो है जड़ बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत गहराई तक जाता है और मजबूती पौधा को देता है। इसका जड़ जो है हम लोग बी प्रकार के पौधा को जड़ ले लेंगे, ठीक है। और इसको जो है ना, इसको दोनों को जो है मिलाकर हम लोग यहाँ पे बांध देंगे, रस्सी या तो कपड़ा या तो प्लास्टिक से, सारा कुछ जो है अनुकूल परिस्थिति डालकर, जैसे गोबर हो गया, जैसे पानी हो गया, मट्टी अच्छा हो गया। और इससे क्या है कि हम लोग एक पौधा उगाने, नया पौधा उगाने का प्रयास करेंगे। तो यही आपका क्या है, रोपण विधि हो गया। आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तब क्या होगा अब इससे कि जो है पौधे को क्या मिलेगा, मजबूती भी मिलेगा, ठीक है। इसकी जड़ जो है अधिक गहराई तक पहुंच पाएगी और फल भी इसमें क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जो है इतने तक में हम लोग ख़त्म करते हैं। इसका ये पहला भाग है, याद रखना, ठीक है। जनन का ये पहला भाग है, इसको शायद 4 पार्ट ये हो जाएगा, ध्यान देना। 4 वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे हम लोग। और जो भी बच्ची जो है अम्ल, क्षार और लवण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न सेट में दिया गया है पहले वीडियो में, उसको पहले जरूर देखेगी, ठीक है। उसके बाद ये देखेगी। और सबसे बड़ा बात ये है कि तुम लोग को बार बार बोला जा रहा है, सबसे पहले तुम लोग जो है ना, जैसे ही तुम लोग को जो लिंक दिया जाता है उस लिंक पर जाके क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो है ना, ऐसे करके जो है सब्सक्राइबर लिखा हुआ आएगा और ये सब्सक्राइबर काला कलर में लिखा हुआ होगा, ठीक है। जैसे इस पर तुम टच करेगी, अपना अंगुली को यहाँ पे रखेगी, वैसे ही जो है वाइट कलर का यानी सफ़ेद कलर का हो जाएगा, यानी तुम चैनल को सब्सक्राइब कर ली। अब जब भी वीडियो आएगा तो तुमको यूट्यूब जो है नोटिस भेजेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा है कि जैसे सब्सक्राइब की वैसे तुम लोग जो है प्ले लिस्ट में जाना। कहाँ पे जाओगी, प्ले लिस्ट में जाना। और प्ले लिस्ट में जाने के बाद देखना वहाँ 10th क्लास लिखा हुआ रहेगा, उस 10th क्लास को खोलकर अपना तुम लोग वीडियो को देख लेना, ठीक है। दूसरे का वीडियो तुम लोग नहीं देखना, बार बार तुम लोग को समझाया जाता है, नहीं देखना। अगर देखोगी तो पूरा वीडियो को देखना, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।